प्रश्न उत्तर। सामाजिक सुधार एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्न उत्तर घटना चक्र पुनर्वलोकन से। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को सर्वाधिक आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियों के लोगों को और उदार रजवाड़ों को। निर्धन एवं जो सर्वसाधारण वर्ग था वह प्रभावित नहीं हुए थे। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान रहा है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवी एवं मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया है। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से लगभग अप्रभावित रहे थे। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलन से प्रभावित थे। निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन है 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। तो ये सही है। कारण क्या है? तो सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो कि आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो ये सही है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करते हैं। तो 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान रहा है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों एवं मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया है। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण ही भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इनके मूल में बुद्धिजीवी, जो बुद्धिवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे, यह आधुनिकीकरण के आधार के स्तंभ माने जाते हैं। अर्थात कथन और कारण दोनों ही सही है और ए आर का सही व्याख्या भी करता है, मतलब एक ही सही व्याख्या करता है आर। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वाधिक पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? पश्चिमी सभ्यता को किसने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा यह सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद एवं मानववाद से बहुत प्रभावित थे। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भारत से हिंदू धर्म एवं समाज को सुधारने का प्रयत्न किया एवं अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा एवं तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक माना जाता है? तो भारतीय जागृति के जनक माने जाते हैं राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता एवं प्रथम आधुनिक पुरुष युगदूत कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजा राममोहन राय को माना जाता है। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन रहे हैं? राजा राममोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत थे पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं राजा राममोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर कहे जाते हैं राजा राममोहन राय। भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष कहे जाते हैं राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्थान कौन सी थी? तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के साथ मिलकर आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्थान थी। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक रहे हैं? तो राजा राममोहन राय इसके संस्थापक रहे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी, है ना। राजा राममोहन राय के द्वारा 30 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और इसने ब्रह्म की पूजा के उपदेश दिए थे। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो कि ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इन नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाज एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था।
ब्राह्मण समाज ने रंग, वर्ण एवं मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम एवं जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया था। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद एवं उपनिषद। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म समाज सभा के नाम से 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1830 में लिखे गए प्रयासकरण में पत्र में इन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत सर्वधार अपरिपक्व ईश्वर की पूजा है, जो कि सारे विश्व का कर्ता एवं रक्षक है। एक नए भवन भी न्यास मंडल को दिया गया था, जिसमें मूर्ति पूजा एवं बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को भी था। यह इस आंदोलन में 1843 में सम्मिलित हुए। इन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों की मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड एवं पाश्चात्य इत्यादि से रोका था। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता एवं उदारवादी विचारधारा ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इनकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश एवं मद्रास में भी खोल दी गईं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ उन्हें अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने की बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां इनकी समाधि स्थापित की गई है। राजा राम मोहन राय की उपाधि से विभूषित किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टर्वेनिकल ऑफ द डिस्फेशंस, ये क्या करना है इसमें? इनकी स्थापना बतानी है कि केशव चंद्र सेन की स्थापना उपयुक्त में से किसकी की है ना? केशव चंद्र सेन के द्वारा किस की स्थापना की गई है? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, तो जो हमारा टर्वेनिकल ऑफ न्यू डिस्पेशंस है और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है, इन दोनों की स्थापना की गई है किनके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक, राष्ट्रवादी व्यक्ति एवं केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए और 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेवर्निकर ऑफ न्यू डिस्पेंशन नामक एक संस्थान की स्थापना की थी। 1870 में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवर्तक के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की और 1870 में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की इस संस्थान का गठन किया। इसकी सदस्यता सभी जाति एवं धर्म के लोगों के लिए खोली हुई थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र निकाला जाता था, जबकि जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है, इसका गठन 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम्स एडम्स किया गया था। तो देखो 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा किसकी टेवर्निकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन की स्थापना की गई थी और 1870 में
इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी और इन्हीं के द्वारा सुलभ समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया जाता था। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम के द्वारा किया गया था 1823 में। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन के द्वारा मौलिक ब्रह्म समाज के रूप में अलग हो गए। देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज और नवीन ब्रह्म समाज, जो कि नव विधान का नाम दिया। 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी, जो कि केशव चंद्र द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी गई। नोट: 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फेरंजी कमल बोस के मकान, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद चक्रवर्ती इनके प्रथम सचिव थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए किनका मकान किराए से लिया था? राजा राम मोहन राय ने फेरंजी कमल बोस का मकान किराए पर लिया था और ताराचंद चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव नियुक्त किए गए थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज में 1843 में और केशव चंद्र सेन 1857 में इसमें सम्मिलित हुए थे। देवेंद्र नाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने के कारण 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया, तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज कर दिया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम कर दिया गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.thebrahmsamaj.net है। गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 इतिहास एवं संस्कृति एवं मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास लेख पुरी दास चोपड़ा में यह तथ्य दर्शित है। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों ने प्रोफेसर B.L. ग्लोवर और प्रोफेसर R.L. शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम बताया है। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में भी यही तथ्य अपनाए गए हैं। प्रायः परीक्षा संस्थानों में भी सभी प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को ही उत्तर के रूप में माना जाता है, जबकि जो वास्तविक तथा ठीक उल्टा है, अर्थात केशव चंद्र सेन का नवीन ब्रह्म समाज है और भारतीय ब्रह्म समाज है, और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाले जो मूल ब्रह्म समाज है और उसे आदि ब्रह्म समाज कहा जाता है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था, तो यह एक ईश्वरवाद में या एक देववाद में मानते थे। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव रखी और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एक ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौमिक ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया है? तो इन्होंने बाल विवाह का किया, सती प्रथा का किया, मूर्ति पूजा का। पाश्चात्य शिक्षा के तो ये समर्थक थे। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो समाचार चंद्रिका। तो राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था समाचार चंद्रिका।
राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा 1822 में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। इससे पूर्व में संवाद कौमुदी के संस्थापक यह संपादक थे। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, तो ये सही है। यह धर्म ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार करते थे, तो ये भी सही है। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रचार दिया कि वेदों में त्रुटिहीन है, तो नहीं, ये वाला ऐसे कुछ नहीं बोला था उन्होंने, है ना, तीसरा गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। इसके सिद्धांत थे एकेश्वरवाद पर विश्वास है, हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त करना, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात किया था, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना था। वेदों की त्रुटिहीनता मानने वाले दयानंद सरस्वती जी थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद जी को जाता है। इन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया है। स्वामी विवेकानंद जी नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां पर उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। कब? 1893 में। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया था? 1893 में। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद से इन किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़े हैं स्वामी विवेकानंद जी। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसे 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक रहे हैं विवेकानंद जी। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन अध्ययन से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इनका पालन करने में सक्षम हो सकें। विवेकानंद जी ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो ये लिखी गई हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी और 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया था। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वैंकूवर में मुख्यालय खोला गया था। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। शारदा मणि कौन थी? तो यह रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। रामकृष्ण शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की आयु में 1859 में हुआ था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी
इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह किसकी कथन थे? तो यह थे स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के। ईश्वर है या नहीं, यह पूछे जाने पर विद्यासागर जी का जवाब था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ब्रिटिश सम्राट पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहे गए थे? तो यह कहे सिस्टर निवेदिता, स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी हीन है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया है। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इनका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित कर दिया गया। इसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। वेदों के उत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो वेदों का उत्थान किया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपराओं में विश्वास करते थे। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उत्तर वैदिक काल में से आज तक सभी अन्य मतों को इन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी थी। 1867 में इन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत एवं देवीय है। इसलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो, वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को धार्मिक सुधार प्रयासों के लिए भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो यह किसका नारा था? दयानंद सरस्वती जी का। निम्नलिखित में से कौन भारत के मार्टिन लूथर किंग कहलाते हैं? तो दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। मूल शंकर दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत के काठियावाड़ी क्षेत्र में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने 1860 में मथुरा के स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ एवं वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। 1867 में, है ना, 1867 में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी और 1875 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इनके विचार इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। इनकी रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत खंडन, पंच महायज्ञ विधि एवं बल्लवाचार मत खंडन प्रमुख हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती जी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक थी आर्य समाज की। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित संगठन में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन चलाया था आर्य समाज के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई, जिसमें समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। नीचे दिए गए कथन में हमें कथन ए और उसके कारण का रूप बताना है। पहला कथन आता है ए, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान की थी, तो ये सही है। फिर दूसरा आता है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को मजबूत किया था या कमजोर किया था, तो ये गलत है। कहीं से इन्होंने भेदभाव तो नहीं किया, तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत या व्याख्या नहीं करता। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी मूल शंकर के द्वारा की गई थी अप्रैल 1875 में मुंबई में। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। भारत को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयास करना था। साथ ही साथ हिंदुओं में आत्मनिर्भर आत्मविश्वास प्रदान करना था।
आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया है, श्वेत जाति श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा था। इस प्रकार कथन भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन सुशासन का स्थापन्य नहीं है? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे, स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। इन्होंने आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरे देश राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो ये हैं दयानंद सरस्वती जी। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कालानुक्रम में लिखना है तो पहले आते हैं हमारे तुलसीदास जी, उनके बाद आते हैं राजा राममोहन राय, फिर स्वामी विवेकानंद और फिर आते हैं दयानंद सरस्वती। नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद। तो तुलसीदास जी का टाइम पीरियड रहा है 16वीं शताब्दी। राजा राममोहन राय 1772 से 1833 तक रहे हैं। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 तक और विवेकानंद जी का टाइम पीरियड रहा है 1863 से 1902। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो ये की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा और यह केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्थान में 1869 में जुड़े थे, इनके प्रमुख संचालक बने थे। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक रहा था। प्रार्थना समाज संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक रहे हैं आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ही नहीं है। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के प्रथम संचालक कौन थे? तो एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे पहले संचालक थे। स्थापना की गई थी इनके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। देव समाज के संस्थापक कौन है? तो देव समाज की स्थापना या संस्थापक रहे हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा लाहौर में की गई थी। वे ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता एवं सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा इनके द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सामाजिक लोकप्रियता समाप्त हो गई थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जाति की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है ज्योतिबा फूले के द्वारा। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले किसके द्वारा संगठन की स्थापना की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान करने का कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों के संगठन के रूप में प्रयास करने के लिए इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक या गुलामगिरी की रचना की थी।
सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। किसको? सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एक विशिष्ट था। इसमें ऊंचे वर्ण एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जाति का विरोध प्रमुख था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। एक बंगाली नेता कौन थे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो ये थे हमारे राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव के द्वारा 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की गई। सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया गया और रूढ़िवादिताओं का समर्थन किया गया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन बैंकर तुलसीराम, जो कि शिवदयाल साहब स्वामी जी के महाराज के नाम से लोकप्रिय हुए थे। राधा स्वामी मत को मानने वाले एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का साथ, सत्संग, साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग करना आवश्यक है। यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। एक पंथ, मंदिर, तीर्थ अर्थात पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा, प्रार्थना की भावना इनके आवश्यक कर्तव्य थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा गया है लोकहितवादी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक हैं गोपाल हरि देशमुख, जो कि 1823 से 1892 तक रहे हैं। लोकहितवादी के नाम से प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से यह न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 के दशक में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य भी रहे हैं। यह महान समाज सुधारक, वैदिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करके देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने और पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता के पक्ष प्रस्तुत किए थे। इन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन किया और स्त्री शिक्षा के प्रसार का भी पक्ष लिया। वे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित विष्णु शास्त्री जी ने किया था। इन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। B.M. मालावारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध थे। 19वीं शताब्दी के महत्तम पारसी समाज सुधारक कौन रहे हैं? तो इनका नाम है बहरामजी M. मालावारी। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहरामजी M. मालावारी थी, जिनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1891 में। इसका प्रथम सवाल प्रिंसिपल फूड था सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया, बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किए, सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस
उद्धरण से संकेतित व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है महादेव गोविंद रनाडे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में M.G. रनाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह, कुलीन वर्ग जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी की है। सोशल सर्विस लीग यह एम जोशी जी की है। सेवा समिति HN कुंजरू जी की है, लेकिन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी जी की नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। सोशल सर्विस लीग वर्ष 1911 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी। नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी। चंदावरकर प्रथम अध्यक्ष द्वारा। सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदय नाथ कुंजरू द्वारा तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी नेशनल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारक चंदावरकर, भंडारकर आदि द्वारा किया गया था। ज्ञातलब है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन महादेव गोविंद रनाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई एक संस्थान थी, जिसके पूर्व 1878 में वीरेशलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। वीरेशलिंगम के द्वारा राजमुंद्री में सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1887 में स्थापित की गई थी। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1971 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीरेशलिंगम के द्वारा की गई थी। राजमुंद्री विधवा पुनर्विवाह संघ राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरेशलिंगम पुत्तुलू द्वारा की गई थी, यद्यपि आयोग ने त्रुटिपूर्ण ढंग से 1871 में इसे लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसके लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए इसने अलग से एक संगठन बनाने का सुझाव दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हमें इसमें से सही कथन बताने हैं, है ना। तो आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, नहीं 1875 में हुई थी, पहला गलत हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो कि उनके अपने समाज सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों को अप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो ये भी गलत है क्योंकि इन्होंने सही माना, मतलब विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, तो ये सही है। और विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत था। आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, अप्रैल में। लाला लाजपत राय ने वेदों के अप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने के लिए गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। इन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के लिए कार्य किया था। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था, तो 1856 में पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह ना हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ था। जाति अक्षमता कानून 1850 में पारित हुआ था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बताया गया था।
विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किए थे। 1855 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया था। विधवाओं के कल्याण से जुड़े हुए नेताओं ये थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और D.K. कर्वे 1899 में D.K. कर्वे ने 1899 में D.K. कर्वे के द्वारा पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की गई और 1816 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी D.K. कर्वे के द्वारा की गई थी। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में जबकि डलहौजी ने हड़पने का सिद्धांत है 1848 में प्रस्तुत किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में। पश्चिम भारत में D.K. कर्वे का नाम किस से संबंधित है? तो यह जुड़ा हुआ है सती मतलब स्त्री शिक्षा से और जो विधवा पुनर्विवाह है उनसे। D.K. कर्वे स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए हैं। D.K. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा विवाह महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने रनाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया था। विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचायिकाओं और दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। दो केशव कर्वे D.K. कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी? तो ये थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इन्होंने प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को विधवा या हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवा लिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध है, जो कि बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता है? तो ये है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन रहे हैं? सेक्रेटरी रहे हैं हिंदू फीमेल स्कूल के, जो कि बाद में क्या बन गया था? बैथ्यून फीमेल स्कूल बन गया था। उसके पहले सचिव कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है ना? तो पहले आता है सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था। तो पहला सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। तो ये भी सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये गलत है, उन्होंने विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया है। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 में 17वां नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया था। न्यायालयों को आज्ञा दी गई थी कि वे ऐसे मामले में संदोष मानव हत्या के रूप में मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। 1843 में एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बताया गया है? तो गुलामी को गैर कानूनी बताया गया था एलनबरो के समय। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 में गुलामी या दासता को गैर कानूनी बताया गया है। 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई जिसमें दासता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया। अंत में 1843 में समस्त भारत में दासता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये से केशव चंद्र सेन
केशव चंद्र सेन के द्वारा 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। इसे ब्राह्मण विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने महिलाओं की या फिर लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी थी? 14 वर्ष। 1872 में एक कानून के द्वारा, जिसे प्रायः नेटिव सिविल मैरिज एक्ट कहा गया, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया। बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई, परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था। इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। एक पारसी सुधारक B.M. मालावारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्मति आयु अधिनियम 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। निम्नलिखित बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था किसका? सम्मति आयु अधिनियम 1891 का। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे वे पश्चिमी भारत के पारसी थे। यह इंडियन स्पेक्टेटर एवं वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक रहे हैं। यह एक समाज सुधारक थे। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। यह पैराग्राफ किन के लिए जाना जाता है? तो ये दिया गया है पैराग्राफ B.M. मालावारी जी के लिए। बहराम जी मालावारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर या वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक रहे हैं। यह सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष कर दी गई थी और बाल गंगाधर तिलक इस अधिनियम के विरोध में थे। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की आयु न्यूनतम क्रमशः कितनी की गई थी? लड़कियों की आयु 14 वर्ष, लड़कों की 18 वर्ष। 1929 में अजमेर निवासी न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना, जिनके नाम पर ही शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट संबंधित है किससे? तो बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम H.P. ब्लावास्की के द्वारा न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावास्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल आर्काड विलियम कॉन जज एवं अन्य के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो कि बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। इसका उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना, बढ़ाना और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राममोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः क्या थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट इसका प्रमुख कारण बनी थी सफलता का थियोसोफिकल सोसाइटी की। 1879 में कर्नल आर्काट एवं मैडम ब्लावास्की भारत आए और मद्रास में अडयार के पास थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापना की। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 में भारत आकर इन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी, ब्रह्म विद्या
हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, कर्म सिद्धांत एवं आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन किया था। इसी कारण से एनी बेसेंट भारतीय लोगों से जुड़ सकी थी और यही उनकी सफलता का मुख्य कारण था। युग्म बताने हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं, तो पहला सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से जुड़े हैं। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं जुड़े हैं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, महादेव गोविंद रनाडे जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी, बल्कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित थी। अब आती हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रार्थना समाज संबंधित है हमारे किन से? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है महादेव गोविंद रनाडे जी के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी विवेकानंद जी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी एनी बेसेंट सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर की गई है, लेकिन विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय की है और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की है, तो बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा ये अपनी राजा राम मोहन राय की है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन की है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम जी के द्वारा की गई थी। आत्म समाज की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में की गई थी। 2 वर्ष बाद R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे इसमें शामिल हो गए थे। 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज एवं केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। परम संत तुलसीराम राधा स्वामी सत्संग से संबंधित थे। अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ब्रह्म समाज अपने कलकत्ता से आई थी। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत से की गई थी। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में और नदवा उल उलमा लखनऊ से स्टार्ट किया गया था, स्थापना वगैरह की गई थी। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कलकत्ता में डाली थी। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में की गई थी। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में की गई थी। 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ से की गई थी, जिसमें मुस्लिम सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किए गए थे। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1826 में जूरी एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत यह प्रावधान हुआ था कि हिंदू एवं मुसलमानों के मामले की सुनवाई किसी यूरोपीय या भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती है, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो या भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। कब आया था ये? तो आया था 1826 में। क्या नाम था इसका? जूरी एक्ट पारित हुआ था 1826 में। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है किनके द्वारा? प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे जी ने की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा जुड़ा हुआ है और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ यह सर अहमद
सर सैयद अहमद खान से जुड़ा हुआ है। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में मुंबई में की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे जी इस संस्थान से 1869 में जुड़े थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में की गई थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। पुणे सामाजिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इस संस्थान के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख, जीवी जोशी शामिल थे। इस संस्थान सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। पहले आते हैं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना से जुड़े हुए हैं हमारे, क्या नाम था उनका, केशव चंद्र सेन है ना, तो पहला गलत हो जाएगा। तत्वबोधिनी से अपने आते हैं वो देवेंद्रनाथ टैगोर। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये सही है। महादेव गोविंद रनाडे जी के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा की गई थी। 1865 में केशव चंद्र सेन के द्वारा मौलिक ब्रह्म समाज से अलग होकर समाज की एक नई शाखा का संगठन किया गया। इस संगठन को भारतीय समाज के नाम से पुकारा गया था। तत्वशोधक समाज के संस्थापक रहे हैं ज्योतिबा फूले, जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। MC सीतलवाड़, BN राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य रहे हैं। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से। वर्ष 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना था। इस मंडल ने V श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, NV जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए थे। MC सीतलवाड़, BN राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत में सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण देशमुख के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, वो हरि देशमुख नहीं है ये ना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज के संस्थापक रहे हैं मुकुंदराव पाटिल। 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल, शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक राजनीतिक रूप से विघटनकारी एवं ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया। जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन का संरक्षण दिया था। कोल्हापुर के साहू महाराज ने इसका समर्थन दिया था बहुजन समाज की स्थापना का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के लिए 1899 में तिरुनेलवेली
में भयानक दंगे हुए थे तो ये नाडार जातियों के द्वारा किया गया था। नाडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के लिए 1899 में तिरुनेलवेली में भयानक दंगे हुए थे। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करेंगे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है तो राजा राम मोहन राय जुड़े हुए हैं हमारे। इनने क्या कहा था कि इन्होंने राजा राम मोहन राय के द्वारा कहा गया था कि ये हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। तो राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था कि जो हमारा हिंदू धर्म है इनका जो शुद्धतम रूप है वह उपनिषदों में निहित है। नेक्स्ट आते हैं हमारे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। जो ब्रह्मवाद है उसको क्या बनाना चाहिए? विश्व धर्म बनाना चाहिए। फिर आते हैं हमारे दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने वेदों का समर्थन किया है। तो इन्होंने हिंदू धर्म की पहचान के लिए संस्थापक धर्म से जाने जाते हैं। वेदों से ही स्थापित माने जाते हैं सभी धर्म दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा कहा गया था कि इस पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। किसने कहा था? रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा कहा गया था। फिर आते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। उस समय हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में सामने आए जब पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। इन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को पुनर्व्याख्या की और उनके सुधार के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने शुद्ध वैदिक परंपराओं में विश्वास रखते थे। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को विश्व धर्म बनाने का आह्वान करते थे। जो ब्रह्मवाद है, केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया जाता था। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। इन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की थी, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहले आते हैं हमारे आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं, ये गलत है ना। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण 1867 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान ब्रह्म समाज नाम से एक नई संस्थान का गठन किया था, जिसके बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? संगठन और उनके व्यक्तित्व। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डोरजे की है तो सही है। बहिष्कृत हितकारणी अंबेडकर जी की है, ना कि ज्योतिबा फुले की। तो दूसरा गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल आर पार जोड़े थे। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। बहिष्कृत हितकारणी सभा की स्थापना बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोक हितवादी सत्यशोधक समाज रहनुमाई महदेवसन सभा के लिए निम्नलिखित में से विकल्प का सही संयोजन बताना है। तो प्रार्थना समाज किसकी थी? तो ये हमारे आत्माराम पांडुरंग की जी थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और रहनुमाई महदेवसन सभा की स्थापना नौरोजी
फुरदौन जी के द्वारा की गई थी। प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन की शुरुआत की गई थी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1851 में नौरोजी फुरदौनजी के द्वारा फारसी सहयोगियों के साथ मिलकर रहनुमाई महदेव सर सभा की स्थापना की थी। समाज सुधारक में थे कौन संस्कृत भाषा के प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं? तो दया सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय उपयुक्त सभी। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु अनर्थक प्रयास किए हैं। इन्होंने तीनों ही संस्कृत भाषा के में प्रवीण थे। हिंदू धर्म एवं समाज में फैली हुई कुरीतियों का खंडन किया है इनके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कथन को ध्यान से पूर्वक पढ़ना है? पहले आते हैं ब्रह्म समाज एक बात का समर्थन करती थी, तो ये सही है। आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान दिया गया था, तो ये सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, तो ये भी सही है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुरोहित का विरोध करना, अवतारवाद का खंडन करना था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के अनुयायी ही विद्या के प्रसार एवं शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। प्रश्नगत विकल्प में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं और दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 में इन्होंने महिलाओं और लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। इस स्कूल में लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल माना जाता है। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्तूर रमाबाई राणा रही है। महादेव गोविंद राणा की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। रमाबाई नाम होता तो उत्तर रमाबाई होता, यदि कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इस विकल्प को नहीं माना गया था और तर्क दिया गया था रमाबाई का। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि तीनों ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास के लिए और देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बना था, बल्कि इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत करके देशभक्ति की भावना का विकास किया था। तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास में, देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए थे। ये तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार था। इन तीनों ने ही देशभक्ति को जागृत करके देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। इनमें में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से थी, तो ये सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था, तो ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। महात्मा गांधी जी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, तो ये गलत है, पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, इसलिए डी गलत हो जाएगा। 1889 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और 1907 में कर्नल आर्काट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। मद्रास अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्न युगों पर विचार कीजिए। पहले आते हैं आंदोलन, फिर आते हैं उनके लीडर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता से जुड़े हुए हैं हमारे महात्मा गांधी, सही है। अखिल भारतीय
किसान सभा, तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की है, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट आता है आत्म सम्मान आंदोलन, यह E.V. रामा स्वामी नायकर के द्वारा स्थापित किया गया था, ये लीडर थे उसके। अखिल भारतीय अस्पृश्य विरोध लीग का नाम बाद में हरिजन सेवक संघ हो गया। इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी की है, 1932 में स्थापना की गई थी, जो कि हरिजन सेवक संघ के नाम से जानी गई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी, तब इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी और महासचिव N.G. रंगा थे। आत्मसम्मान आंदोलन 20वीं सदी के चौथे तीसरे दशक से संबंधित है और पेरियर नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु के निचले तबके के माने जाने वाली जाति के सम्मान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से इसको चलाया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था तमिलनाडु में। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक रहे हैं अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से जाना जाता है। इनके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की थी। नवायान नामक बौद्ध संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। दर उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी मौलाना शिवली नुमानी के द्वारा। शिवली दर उल उलूम नदवातुल उलमा, जो सामान्यतः दर उल उलूम नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1898 में लखनऊ में हुई थी। इसकी स्थापना नदवातुल उलमा द्वारा की गई थी। नदवातुल उलमा का गठन 1893 में कानपुर में अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में की गई थी। इसके संस्थापकों में मौलाना शिवली नुमानी शामिल थे। शिवली नुमानी की परामर्श पर ही नदवातुल उलमा ने दर उल उलूम लखनऊ से स्थापना की थी और शिवली नुमानी दर उल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1866 में। देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुज्जत उल इस्लाम इमाम महमूद कासिम अल ननोतवी के द्वारा 1866 में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। इसके संस्थापक में आते हैं रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद अवीद, जुल्फिकार अली। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किस विरोध से जुड़ा हुआ था? तो जो तारकेश्वर आंदोलन है यह मंदिरों में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था। 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध एवं मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए गए थे। हाली पद्धति संबंधित है, तो हाली पद्धति बधुआ मजदूरों से संबंधित थी। हाली पद्धति बधुआ मजदूरों और बधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोही क्षेत्र में कलिप राज जनजाति के लोगों को उच्च जाति के यहाँ पश्तूनी मजदूरों के रूप में कार्य करना होता था। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सभा की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेलन नामक संगठन की शुरुआत की थी। वर्ष 1904 में नासिक में BD सावरकर के नाम से परिवर्तित कर इसे अभिनव भारत कर दिया गया था। अभिनव भारत समाज कर दिया था कब? 1904 में। नव क्रांतिकारी संगठन के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।